जय साथियों। तो मैं दीपक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेताजी अचीवर्स एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, मन पढ़ाई में लगा रहे होंगे और सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे और सभी नेगेटिव चीज को छोड़कर पॉजिटिव चीज पे काम कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? चलिए चर्चा करते हैं। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और इसे वैध भी ठहराया गया है। जैसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था और अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया था और आज वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्रीय प्रदेश बन चुके हैं। इसी पे 24 याचिकाएं आई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आ चुका है। फैसला बताने से पहले क्यों ना थोड़ा उसका इतिहास जाना जाए कि जम्मू कश्मीर का इतिहास इतना उलझा हुआ क्यों है। सुलझाते हैं, है ना? उलझा हुआ है ना, क्यों इसे पे सुलझाया जाए। ठीक है, सुलझाएं। जब तक पूरी सुलझ न जाए वीडियो से हटिएगा मत, देखिएगा ध्यान से, एक एक बात समझ आएगी आपको। ठीक है, और ध्यान में देखिएगा और मन लगाइए। परीक्षाएं बहुत करीब हैं। आप सभी को पता है कि अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर भी होने वाला है। क्या पता कोई क्वेश्चन आपसे मिल जाए, फंस जाए और आप करके आ जाए, है ना? ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले इसका थोड़ा बहुत इतिहास समझें। पहले इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी मुद्दे पे जब विवाद होता है तो उसका इतिहास महत्वपूर्ण होता है। कोई जड़ क्या है। जैसे आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आप सीधा डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर कहता है इस बीमारी का जड़ पकड़ना है ना? जब जड़ पकड़े तभी तो बीमारी का इलाज होगा ना। और उस बीमारी के इलाज करने के लिए जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब तो यही कहते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस बीमारी का इलाज करने के लिए हमें उसका जड़ पकड़ना है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में विवाद है क्या और क्यों है। शुरू करें। देखिए आप सबने अगर 12वीं में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके सामने एक मुद्दा आया होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय उसके पास 565 रजवाड़े थे, तो सभी तो भारत में शामिल हो गए थे, हुए थे ना। मगर जो 4 रजवाड़े थे वो भारत में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। कौन से थे बताइए बताइए, याद है? नहीं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 4 रजवाड़े ना तो पाकिस्तान में रहना चाहते थे और ना हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। ठीक है, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। जैसे तैसे करके भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको शामिल तो कर लिया, मगर निजाम जी का जो हैदराबाद जो निजाम जी थे वो शामिल होने से मना कर रहे थे और हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो भी शामिल होने से मना कर रहे थे। तो आपको पता होना, एक बात खास बताता हूँ कि हैदराबाद के जो राजा थे वहाँ वो मुसलमान थे, वहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जम्मू कश्मीर में 90% अधिक आबादी मुस्लिम की थी मगर राजा कौन थे? हिंदू थे। तो ये जानकारी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समझते थोड़ा इतिहास समझते। आइए देखिए कश्मीर का इतिहास जो है, महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य का भविष्य के बारे में निर्णय लेने में देरी कर दी। जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो चाहते ही नहीं थे कि हम पाकिस्तान में जाएं या फिर भारत में हो। उनका मन था कि हम स्वतंत्र रहेंगे और अपना एक देश बनाएंगे, उनका ये मन था। तो इसी के साथ क्या हुआ कि अगर आप गौर करेंगे तो 22 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के हमलावर द्वारा किए गए हमले से उन्होंने निर्णय लेने मजबूर कर दिया। क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ नॉर्थ फ्रंटियर प्रांत के जो उग्रवादी लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है, कश्मीर पर, और वहां ज्यादा परेशान हो गए। और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को नेहरू जी को फोन किया, फोन पे बातचीत की और सरदार वल्लभ पटेल जी से बातचीत की। करने के बाद उन्होंने फैसला किया और नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बात तो मानी मगर शर्त ये रखी कि हम आपकी मदद करेंगे, मगर मदद करने की आपको शर्त ये होगी कि भारत में शामिल होना पड़ेगा। और राजा हरि सिंह ने इस बात को मान भी ली। देखिए ऐसे 26 अक्टूबर 1900 को महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी समर्थित सेनाओं से युद्ध करने के लिए भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट करने की बदले में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया। यानी कहने का मतलब है, जो अभी बात बताई कि भारत सरकार इनकी बात करेगी, मगर करने के लिए उन्होंने शर्त करके भारत सरकार ने कि आपको जम्मू कश्मीर को पूरा विलय भारत में करना पड़ेगा। ये भारत सरकार ने उनके सामने शर्त रखी। अब देखें आगे, तो
पश्चिम और उत्तरी जिलों का आज़ादी हो गया। ठीक है, आज़ाद हो गया। आप देखिए आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है जो पाकिस्तान के नियंत्रण में, जबकि शेष क्षेत्र भारतीय नियंत्रण में रह गए, जो भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर राज्य बने। कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय सेना और पाकिस्तानी के कबायली सेनाओं में जो युद्ध हुआ तो उनके बाद युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, और कुछ हमारा हिस्सा भारत में, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक राज्य बना। क्या बना? जब शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर एक राज्य बना। अब देखिए आगे कहता है, तो अनुच्छेद 370 क्या कहता है, देखिए कि 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को छूट देता है और राज्य को अपना संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है, केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर। कहने का मतलब ये है कि 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में जम्मू कश्मीर शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद उनको अनुच्छेद 370 में विशेष दर्जा दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप अपने राज्य में अपना संविधान बना सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि इतना विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर क्यों दिया गया? जैसे 35A और अनुच्छेद 370 क्यों दिया गया? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जन्नत कहीं पे है तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में तो कहते हैं ना जन्नत है। तो इतने सुंदर राज्य को भारत कह छोड़ा था, इस कारण से उसे कुछ विशेष दर्जा नहीं, बहुत कुछ दिया गया विशेष दर्जा में। ठीक है, अब इसी को समझिएगा बाद में। देखिए यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का प्रतिबंध करता है। साथ ही ऐसा प्रावधान किया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर जब सिग्नेचर हो गए तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल तो हो गया, मगर इसको इतनी छूट दी गई कि अगर भारत सरकार संसद कोई भी कानून बनाता है, ठीक है, विदेश, संचार और रक्षा को छोड़कर कोई भी कानून तो वहां पे लागू जब होगा जब वहां की विधायिका यानी विधानसभा, जम्मू की विधानसभा जब परामर्श करेगी तब जाकर कानून वहां लागू, वरना नहीं होगा। समझिएगा बात को। अगर भारत सरकार कोई भी कानून बनाती है, ठीक है, रक्षा पे, संचार पे और विदेश मामलों को छोड़कर कोई भी कानून बनाती है तो वहां पे लागू नहीं होगा जब तक वहां की विधानसभा परामर्श ना दे अपना। बात समझ आ रही है? कि यह तब तक के लिए एक अंतिम व्यवस्था मानी गई जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दों का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता। यह राज्य का स्वायत्त प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देने की अनुमति देता है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से उनको कितने विशेष दर्जा दिया गया है और अपने राज्य में अपने नागरिकों को छूट दी, उनको दी गई कि आप अपने नागरिकों के लिए विशेष कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और योजना बना सकते हैं। देखिए हर राज्य को दी गई, उनको कुछ खास दी गई थी। जैसे आप ही सोचिए, आपको पता है जब ये 370 नहीं हटा था तो हम जाके वहां पे कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते, है ना, मगर अब हटने के बाद हम खरीद सकते हैं ना। सोचिए, और आपको जब नहीं हटा हुआ था तो वहां पे कितने आतंकवादी हमले होते थे, मानव जाति को नुकसान पहुंचता था, जनधन की हानि होती थी, मगर 370 हटने के बाद ना इसमें कमी आई है। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट में। अब आपको विषय में देखिए, राज्य विधानसभा को अवधि 6 वर्ष की है। अब आप खुद सोचिए, हर राज्य की चुनाव 5 वर्षों में हो जाता है, लोकसभा चुनाव भी 5 वर्षों में होता है, मगर जम्मू कश्मीर को धारा 370 के माध्यम से उसकी अवधि 6 वर्ष की थी। अब ये सोचिए क्या है, उसे विशेष दर्जा दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं उसे जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको लेकर अन्य राज्यों में भी मतभेद होते थे। होगा जैसे मान लीजिए कि आप 3-4 भाई बहन है, मगर या 2 जो भी हो, ठीक है, अब भाई बहन है, अब पापा ने एक ज्यादा पैसे दिए, एक कम दिए, तो मतभेद होता है ना, उसे ज्यादा दिया मुझे कम क्यों, है ना। जो होता कि नहीं होता कि एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, पापा ने किसी एक को 10 रुपए दिए, किसी को 2 रुपए दिया, तो बच्चे लड़ नहीं जाते, पापा उसे 10 रुपए मुझे 2 रुपए क्यों, होता है ना। तो यही विवाद राज्यों में भी था और विवाद था, कहीं ना कहीं मन में मुटाव आता है, बात समझिएगा, ठीक। अब आप देखेंगे तो एक बात क्या लगे कि धारा 370 में राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति आधार पर राज्य में आपात का प्रावधान लागू नहीं होते।
राज्य का नाम, सीमाओं, इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं आ सकता। राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता होगी। अब ये देखिए, अलग संविधान, अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता, ये क्या मतलब हुआ? आप खुद सोचिए कि भारत है, अब अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। सब 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र प्रदेश है, तो पूरा भारत मिलकर बनता है ना। तो पूरे भारत का संविधान एक है ना, तो इनका संविधान अलग था, ध्वज भी अलग है, दंड संहिता भी अलग है। तो ये क्या करता है, ये ना भारत से काट रहा था इसे। उस समय जो भी मजबूरी रही हो, वो इस समय भारत सरकार ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया। मान लीजिए आपका मन कर गया कि हमें जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन लेना है, ठीक है, तो अब ले पाते नहीं, मगर अब ले पाएंगे, है ना। और जम्मू की तो जन्नत है। कई राज्यों को सीमा बदलनी हो या नया राज्य बनाना हो तो भारत सरकार उनसे 2-3 के माध्यम से करती है। मगर यहाँ करना होता, जैसे सीमा बड़ा छोटा करना है, नाम बदलना है, तो कब करेगी? जब वहां की विधायिका यानी विधानसभा से परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी विधानसभा केंद्र के सामने मजबूत दिख रही थी। हर राज्य को छूट मिला है अपने कानून बनाने के लिए, मगर बड़ी तो केंद्र सरकार ही है ना, संसद ही है ना देश के कानून बनाने के लिए। मगर ये बात यहाँ पे लागू नहीं हो रही थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप देखेंगे आगे, देखिए राज्य विधानसभा की अवधि 6 साल, जबकि अन्य राज्यों में अवधि 5 वर्ष की, जो मैं अभी समझा चुका हूँ। भारत संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों पर ही जम्मू कश्मीर संबंध में कानून पारित कर सकती है, वरना नहीं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। संघ द्वारा बनाए गए कोई भी अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो। इसे आपको पता होना चाहिए कि भारत में कोई भी कानून राष्ट्रपति के साइन के बाद लागू हो जाता है और सभी राज्यों को मानना पड़ता है। मगर जम्मू कश्मीर में क्या था कि जब तक वहां की विधानसभा नहीं मानेगी, जब तक वो कानून लागू नहीं होगा। यह अन्याय था। किसी को विशेष दर्जा देना अच्छी बात है, मगर अन्याय भी तो नहीं करना चाहिए ना कि उसको नहीं, इसको नहीं। इसी कारण से, और विशेष दर्जा देने के बाद भी वहां पे आतंकवादी हमले अधिक मात्रा में होते थे, ठीक है। हमारे जवानों को मारा जाता था वहां पे, कई जो मासूम इंसान रहते थे उनको जन धन की हानि उनकी होती थी। इन सबको बचाया गया है ना, और एक खुशी का माहौल किया गया है। अब देखिए वहां पे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, विदेशी से लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा ना। व्यापार बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर का विकास होगा, होगा ना, और लद्दाख का विकास होगा, सबको विकास होगा ना, और फिर पूरे भारत का विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा वहां पे। बात समझ रही है, जो पहले नहीं था। अब देखिए, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकता है कि इस अनुच्छेद को तब तक ही कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं करती। हाँ, वो कह सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि अगर राष्ट्रपति साइन हो जाए तो उसके बाद पूरे देश में कानून लागू हो जाता है। मगर राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं, जब तक उस विधानसभा को नहीं मान्यता दी जाए जब तक हम नहीं कर सकते। मगर आप खुद सोचिए, जहाँ पे राष्ट्रपति साइन होने के बाद पूरे देश में कानून लागू हो जाता है, वहाँ विधानसभा जम्मू कश्मीर अलग ही दिखती थी। अब क्या हुआ, अब तो एक कर दिया ना, है ना। ये जो चीज थी, इतिहास समझिए ध्यान से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था, ठीक है, क्योंकि जब भारत आजाद हो गया था तो उस समय सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए, जो कितने थे, 565 रजवाड़े लगभग थे, मैं पूर्ण तो नहीं कह सकता मगर लगभग 565 रजवाड़े थे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पे साइन किए जाते थे, जिसके आधार पे अब पूरे भारत में विलय हो जाता था। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, आईओ तब चलन में आया जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत पाकिस्तान में विभाजित किया गया, और अधिनियम के अनुसार 3 विकल्प रखे गए, ठीक है। 3 विकल्प रखे गए, और विकल्प क्या थे? पहला, एक स्वतंत्र देश बने रहने के लिए भारत के डोमिनियन में शामिल हो या फिर पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो, ठीक है, या दोनों में से किसी देश में शामिल होने के लिए था, या फिर नहीं। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब भारत पहले एक था, मगर 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान तो पहले से था, पाकिस्तान बना, ठीक है। तो 2 देश बन गए। अब 2 देश में 500, अब सोचिए कि 565 वालों को ये कहा गया अब या तो भारत डोमेन में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में। और कई लोग सोचे क्यों ना हम स्वतंत्र रहें, ठीक है। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। अब देखिए,
राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1927 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किए और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को इसे स्वीकार कर लिया और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। विवाद आज बना हुआ है मगर विवादों को निपटाया सिर्फ भारत सरकार ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 370 नहीं हटता ना तो विवाद बढ़ा रहता। इसका इतिहास को ध्यान समझिएगा। अब आपको 35A दिखाई दे रहा है, ये हरि सिंह की ही डिमांड थी जो राजा थे जम्मू कश्मीर की। 1970 और 35A किसकी डिमांड थी? हरि सिंह की थी। और आपको एक बात बताता हूँ कि हरि सिंह डोगरा वंश के थे और गुलाब सिंह जो थे वो उनके दादाजी थे और उसी गुलाब सिंह के पोते थे, ठीक है, डोगरा वंश के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 35A क्या कहता है? अनुच्छेद 35A जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका शक्ति प्रदान करता है और उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति को स्वामित्व को अनुमति नहीं देता। ठीक है, कहने का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि जैसे अभी यूपी पीसीएस का फॉर्म आप सबने भरा होगा जो समीक्षा अधिकारी का है, ठीक है। तो हाँ, ये जो है कि हर राज्य अपने नागरिकों को थोड़ी छूट देता है, ठीक है। अब एक फॉर्म भरते समय जो अन्य राज्य के होते हैं वो भी भर सकते हैं ना, और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वो थोड़ी सी छूट अपने उनको देता है जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं। मगर यहाँ तो देखिए, मगर क्या आप जाके यूपी में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते? मगर यहाँ तो सीधा मना कर रखा था, सीधा मना, जैसे वो अलग ही है। तो ये सब क्या दिखा रहा है? अब इन सब को आप देख के क्या समझ रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं था उस समय। वो जब से 1970 खत्म हुआ हिस्सा बना, पहले भी था, है और आगे भी रहेगा। वो सोने पे सुहागा 370 खत्म करके हुआ है। अब देखिए, इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना की रक्षा करना था। अनुच्छेद 35A के संवैधानिक पर इस आधार पर बहस की जाती थी कि इस संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। हालांकि इस तरह के प्रावधानों को इस्तेमाल अन्य राज्यों के विशेष अधिकारों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखा और समझा, और इसका इतिहास बड़ा बारीकी से है, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। और जिन लोग आप में से जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में आर्ट्स पढ़ा होगा, उन्होंने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ध्यान से समझा भी होगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।